हेलो एवरीवन, दिस इज अभिषेक। आज हम जो चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं वो आरबीएससी का 16 चैप्टर है प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता। तो प्रायिकता या प्रोबेबिलिटी का चैप्टर लेने का मेरा यहाँ लॉजिक इसलिए है क्योंकि ये एग्जाम के अंदर 7 मार्क्स का क्वेश्चन इसमें से आएगा, जो कि एक तो आएगा 1 नंबर का क्वेश्चन और एक आएगा उसमें से 6 नंबर का, यानी कुल मिला के 7 नंबर ये आरबीएससी का एग्जाम के अंदर कवर करेगा। तो ये एक अकेला चैप्टर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब होता क्या है, यहाँ पर बच्चे 11th क्लास में प्रोबेबिलिटी को ढंग से नहीं पढ़ते, तो 12th में आकर उनको बहुत डिफिकल्टी होती है। तो उस डिफिकल्टी को ओवरकम करने के लिए पहले मैंने इस एक्सरसाइज को चुना है ताकि आने वाली 19 तारीख को आपके जो एग्जाम है उनके लिए हेल्पफुल रहे। तो हम इसके बेसिक कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करेंगे जो कि हमने 10th क्लास और 11th क्लास के अंदर पढ़ रखा है। ईजी है बहुत, तो पहले उसको देखते हैं, उसके बाद इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। तो 10th क्लास और 11th क्लास में हमने जो प्रोबेबिलिटी के बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़े थे उनकी तरफ एक बार देखते हैं। अगर एक कोई इवेंट या घटना है हमारे पास, यानी कोई भी घटना जैसे प्रश्नों के अंदर हमको दे रखी होती है, जैसे सिक्का उछालना, पासे को फेंकना या कार्ड में से एक पत्ता हमको ड्रॉन करना, ये सारी चीजें क्या घटना है। अगर एक कोई इवेंट है तो उस प्रोबेबिलिटी उसकी निकालने का जो बेसिक फॉर्मूला है, सबसे आसान जो तरीका हमको याद रखना होता है वो अनुकूल परिस्थिति बट्टा कुल परिस्थिति, यानी फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। तो टोटल आउटकम निकाल दिया हुआ होगा क्वेश्चन के अंदर और अनुकूल परिस्थिति हमको निकालनी पड़ती है। दूसरा है कि अगर प्रोबेबिलिटी किसी भी चीज की, उसमें नॉट प्रोबेबिलिटी को ऐड कर दिया जाए। पी ए बार क्या होती है, नहीं प्रायिकता, नहीं प्रायिकता, ठीक है, इसको कहेंगे नॉट प्रोबेबिलिटी। नॉट प्रोबेबिलिटी यानी अगर कोई इवेंट नहीं हैपन होता है, कोई घटित नहीं होता है, तो उसकी प्रायिकता कितनी होगी, तो वो क्या बताया, नॉट प्रोबेबिलिटी। किसी भी प्रोबेबिलिटी में उसकी नॉट प्रोबेबिलिटी को अगर ऐड कर दिया जाए तो उसका आंसर हमेशा कितना आता है, 1। तो यानी इससे हम क्या रिलेशन बना सकते हैं कि हमको नॉट प्रोबेबिलिटी नहीं प्रायिकता की अगर वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो इसमें से 1 में से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, पी ए को, यानी प्रायिकता को अगर 1 में से घटा दिया जाए तो क्या बचता है, नहीं प्रायिकता। ठीक है, सीधा सा। अब इसका चौथा पॉइंट क्या है कि इसका मान हमेशा पॉजिटिव रहेगा। प्रोबेबिलिटी पी ए की जो वैल्यू होती है वो हमेशा कैसी रहती है, पॉजिटिव वैल्यू ही देगा। कभी भी इसका आंसर नेगेटिव नहीं आता। अगर नेगेटिव आंसर आ रहा है तो वो आपका आंसर गलत है, ये ध्यान रखना। तो एक प्रोबेबिलिटी की जो वैल्यू है 1 से या तो छोटी रहेगी या इक्वल रहेगी। प्रोबेबिलिटी का जो मान है वो 1 से बड़ा कभी नहीं हो सकता। तो पॉइंट के अंदर भी आंसर आएगा तो 1 के बाद पॉइंट नहीं लगेगा, 0 पॉइंट समथिंग जो वैल्यू होगी केवल वही बनेगी। या फिर अगर अपन फ्रैक्शन में लिखे, यानी बट्टों के अंदर अगर इसे लिखें, तो जैसे अगर 12/13 दे रखा है तो जब नीचे बड़ा नंबर होगा तो 1 से छोटा ही आंसर आएगा इसका, क्योंकि 13 का भाग जब 12 में हम करेंगे डिवाइड तो हमेशा 1 से छोटा नंबर आएगा। तो प्रोबेबिलिटी के जो भी मान आएंगे या तो आएगा एग्जैक्ट 1 या 1 से छोटे आएंगे। अगर फ्रैक्शन में आया बट्टा के अंदर तो नीचे हमेशा बड़ी संख्या होगी, और पॉइंट्स के अंदर अगर आता है तो 0 पॉइंट समथिंग होगा, 1 पॉइंट आगे संख्या नहीं आए क्योंकि 1 से बड़ी नहीं हो सकती। इसलिए ये 1 2 3 4 ये बेसिक पॉइंट्स जो हैं ये हमने 10th क्लास के अंदर पढ़ रखे हैं, तो ये ध्यान होना चाहिए। अब जो हमने 11th क्लास में पढ़ा है और 12th क्लास के लिए हमारा इंपॉर्टेंट है, उस चीज को हम देखते हैं। तो क्लास 12th के अंदर हमारे को जो पढ़ना है टॉपिक वो है जो एक्सरसाइज के बेसिक कॉन्सेप्ट है, जिसको पढ़े बिना हम एक्सरसाइज करना इम्पॉसिबल है, वो है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी यानी प्रतिबंध प्रायिकता। अगर कोई सैंपल स्पेस यानी एक घटनाओं का एक समूह, जैसे एक पासे को उछाला तो कितनी कंडीशन बन सकती है, 6 कंडीशन। तो एक पासे को एक बार उछालने पर उसकी जो सैंपल स्पेस बनती है वो 6 होती है, 1 से 6 तक। पत्ते हैं, 52 पत्तों में से कोई एक पत्ता खींचना है तो इस 52 पत्तों के प्रश्न में सैंपल स्पेस क्या हो, 52 अलग अलग पत्ते, वो क्या कहलाते हैं, उसके सैंपल स्पेस। तो किसी भी एक सैंपल स्पेस में ई और एफ 2 अलग अलग घटनाएं, यानी 2 इवेंट्स हैं ई और एफ, तो उनके एक अगर वो दोनों साथ साथ घटित होती हैं, यानी साथ साथ हैपन होती है, तो दोनों के साथ हैपन होने की जो प्रायिकता है यानी प्रोबेबिलिटी, उसको किससे बताते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ। तो पी ई इंटरसेक्शन एफ यानी पी ई और एफ के घटित होने की प्रायिकता को दर्शाता है। अब यहां पर हमको फाइंड आउट क्या करना है कि ई की प्रायिकता ज्ञात करनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई फाइंड आउट करना है। कब फाइंड आउट करना है, जब एफ घटित हो चुका है, यानी एफ जो है वो हैपन हो चुका है। एफ एक ऐसा इवेंट जो पहले हैपन हो चुका है और अब अपन को किसकी फाइंड आउट करनी है, ई की प्रोबेबिलिटी। ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का बेसिक जो हमको समझना है वो ये वाला चीज है। अगर ई की फाइंड आउट करनी है और एफ हैपन हो चुका है, घटित हो चुका है, उस वक्त इसकी प्रायिकता ई की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने का फॉर्मूला होगा पी
ई बाई एफ, यानी ई को तो ऊपर लिखेंगे, एफ को नीचे लिखेंगे। नीचे किसको लिखेंगे? जो घटित हो चुका है, यानी जो पहले हैपन हो चुका है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? पी एफ हम निकाल चुके होंगे या क्वेश्चन में दे रखी होगी। दूसरा, इन दोनों की साथ वाली प्रायिकता, ये वाली, ये हम न्यूमरेटर में अंश में लिखेंगे और जो घटित हो चुका है, हैपन हो चुका है, उसको डिनोमिनेटर के अंदर लिखेंगे। तो ये एक सिंपल फॉर्मूला है जो अपन को याद रखना है इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को करने के लिए। अब अगर मान लो ये दे रखा होता है कि ई के घटित होने की जगह पर हमको लिखा हुआ है एफ के घटित होने की प्रायिकता, कब? जब ई घटित हो चुका है, यानी एफ की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है कब? व्हेन ई हैज हैपेंड, जो ई घटित हो चुका है। तो यहां पर क्या करेंगे? ऊपर तो लिख देंगे एफ और डिनोमिनेटर के अंदर, ऊपर तो लिखेंगे एफ और डिनोमिनेटर में क्या आएगा? ई, और यहां पर भी क्या लिख देंगे? पी ऑफ ई। ठीक है, तो ये चीज करेंगे। ये लिखने पर हमको क्या पता पड़ेगा कि एफ की प्रायिकता यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ व्हेन एफ हैज हैपेंड, व्हेन ई हैज हैपेंड, जब ई घटित हो चुका है तब एफ की प्रायिकता का जो सूत्र होगा वो इस प्रकार से दर्शाएंगे। तो दोनों सूत्र आपको पता पड़ गए, इन्हीं के ऊपर ये पूरी एक्सरसाइज जो फर्स्ट है वो डिपेंड करती है। तो इसके क्वेश्चंस को हम स्टार्ट करते हैं। एक फॉर्मूला और देखते हैं हम, जो कि 11th क्लास में हमने पढ़ा है, पी ए यूनियन बी। अगर ए और बी का यूनियन हमको फाइंड आउट करना है तो उसका एक सिंपल फॉर्मूला है हमारे पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये फॉर्मूला था, हमने 11th क्लास में पढ़ रखा है। इस फॉर्मूले की हेल्प से भी हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ये भी हमारे काम में आएगा। तो इस एक्सरसाइज के अंदर हमारे पास जो प्रतिबंध प्रायिकता है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, इसमें दो घटनाएं होंगी, दो इवेंट्स होंगे जो या तो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होंगे, निर्भर होंगे, या इंडिपेंडेंट होंगे। तो ये इवेंट्स के बारे में भी हमने 11th क्लास में पढ़ रखा है, तो यहां उसको विस्तार से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अपन को क्वेश्चन सॉल्व करना है एग्जाम की व्यू पॉइंट से। तो अगर डिपेंड करती है या इंडिपेंडेंट रहती है, जैसे ताश का एक गड्डी है, एक डेक ऑफ कार्ड्स है, उसमें से एक कार्ड को मैं अगर निकालता हूं तो एक कार्ड को निकालने पर अगर दूसरी बार उस पर कार्ड निकालूंगा तो उस पर उस पहले वाले कार्ड को निकालने वाली उस घटना का इंपैक्ट पड़ेगा। तो वो उसके ऊपर रिलेटेड है, उससे डिपेंडेंट है, यानी वो उसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी वो डिपेंडेंट प्रोबेबिलिटी के अंदर आएगी। लेकिन अगर ऐसा हो कि अगर मैं एक पत्ता निकालता हूं और वापस उस कार्ड को उसी के अंदर पुट कर देता हूं, फिर अगर दूसरा पत्ता निकालता हूं तो दूसरा वाला पत्ता जो है वो पहले वाले पत्ते पर डिपेंड नहीं करेगा, उसकी वैल्यू जो है उस पहले वाले कार्ड के ऊपर डिपेंड नहीं करती। इस प्रकार ये जो प्रोबेबिलिटी है ये इंडिपेंडेंट यानी स्वतंत्र प्रायिकता कहलाती है। इसके बारे में विस्तार से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बेसिक जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो केवल इसी से कवर हो जाएगा। तो ये करने के बाद हम क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दे रखा है, जैसे पी ए की वैल्यू दे रखी है 7/13 और पी बी की वैल्यू 9/13 और ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी दे रखी है 4/13 और सीधा सीधा हमको क्या है कि भाई पी ए बाई बी की वैल्यू फाइंड आउट करो। यानी पी ए बाई बी की वैल्यू जब ए है जो है उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है कब? जब बी घटित हो चुका है, जो अपॉन में लिखते हैं वो हैपन हो चुका होता है, यानी ये बी जो है घटित हो चुका है और प्रोबेबिलिटी ए उस वक्त निकालनी जब बी घटित हो चुका है। तो इसका फॉर्मूला हमको पता है, हमने पहले देख रखा है, जैसे पी ए बाई बी, तो अपॉन में बी है तो पहले अपॉन वाला नंबर हम लिख देते हैं पी बी और ऊपर क्या आएगा? पी ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू हमको दे रखी है ये रही 4/13, अपॉन में हम क्या लिखेंगे? पी बी की वैल्यू, पी बी की वैल्यू क्या है? 9/13, तो 13 से 13 कैंसल आउट हो गए, आंसर क्या आया? 4/9। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था जिसका आंसर हमको 4/9 मिल गया। ऐसा क्वेश्चन 1 नंबर का आपके लिए आएगा तो इसको छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये प्रोबेबिलिटी को देख के बच्चे क्या इसको ड्रॉप कर देते हैं, बट 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो आपको बहुत मदद करेगा। सिंपल ये फॉर्मूला है, आपको लर्न करना है, सिर्फ इस फॉर्मूले से 1 नंबर आपको मिल जाएगा। जहां तक बनती कोशिश है इसी से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है, जो 1 से 10 के अंदर मिलता है हमको। दूसरा इसका क्वेश्चन देखते हैं, सेम टू सेम ऐसा कैसा क्वेश्चन है। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दे रखी है 0.5 और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हमको दे रखी है 0.32 और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी निकालनी है, यानी ए की प्रायिकता ज्ञात करनी है जब बी घटित हो चुका है। तो इसके फॉर्मूले को रीराइट करते हैं हम। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी जो है वो किससे डिनोट होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी से। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना है? 0.32, तो यहां लिखेंगे 0.32 और ये कितना है? 0.5 और पीछे
डबल डिजिट है इसलिए 0 लगा देंगे, तो इसको इससे कैंसल आउट कर दिया, तो ये कैंसल होगा 2 से, यहां पे बचेगा 25 और यहां पर बचेगा 16। तो आंसर क्या आएगा 16/25। ये हमारा फाइनल आंसर है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को करके जाना चाहिए, क्योंकि 1 नंबर के क्वेश्चन में ये पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमको दे रखा है 2PA बराबर PB बराबर 5/13 और PA/B की वैल्यू दे रखी है 2/5। हमको फाइंड आउट करना है PA यूनियन B की वैल्यू को इसमें फाइंड आउट करना है। तो इस क्वेश्चन के अंदर हम पहले इसका फॉर्मूला एक बार देखते हैं। PA यूनियन B के फॉर्मूले को हम लिख सकते हैं PA प्लस PB माइनस का PA इंटरसेक्शन B, ठीक है ना। तो इस फॉर्मूले के अंदर हमको पहले P इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो हम चेक करते हैं। यहां पर गिवन क्या क्या है, PA दे रखा है, PB दे रखा है और यहां पर PA/B दे रखा है। तो इसका एक फॉर्मूला हमने पहले देख रखा है अभी कि अगर PA/B है, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ A व्हेन B हैज हैपेंड, यानी B जब घटित हो चुका है, तो A की प्रोबेबिलिटी का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है PA इंटरसेक्शन B अपॉन में P ऑफ B, ये फॉर्मूला होता है। तो यहां से हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, PA इंटरसेक्शन B की। तो इनकी वैल्यूज को हम पुट करते हैं। तो देखिए PA/B की वैल्यू हमको गिवन है 2/5, तो यहां पे हम लिखेंगे 2/5 इज इक्वल्स टू PA इंटरसेक्शन B। PA इंटरसेक्शन B की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है, तो ये इसको एज इट इज लिखते हैं PA इंटरसेक्शन B, ठीक है ना, अपॉन के अंदर PB की वैल्यू कितनी दे रखी है 5/13, तो ये लिखेंगे 5/13। तो अब हमको क्या करना है, इसकी वैल्यू निकालनी है, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई में लिख देते हैं। तो PA इंटरसेक्शन B, तो ये क्या हो गया 2/5 मल्टीप्लाइड बाय, ये मल्टीप्लाई होगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते वक्त ये रेसिप्रोकल यानी उल्टा हो जाएगा। तो यहां पर क्या आएगा 5/13, तो ये 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास आंसर क्या आया 2/13। 2/13 किसकी वैल्यू है PA इंटरसेक्शन B। तो अब इसकी वैल्यू, ये फॉर्मूला हम यहां पे अप्लाई करते हैं, इस फॉर्मूले को हम यहां पे लिखते हैं। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, फॉर्मूला तो ये, इसमें वैल्यूज को पुट करते हैं PA यूनियन B। तो PA यूनियन B, इसका जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा PA की वैल्यू कितनी है, देखिए यहां से 2PA की वैल्यू दे रखी थी 5/13, तो ये जो 2 है ये यहां मल्टीप्लाई में जाएगा, तो केवल क्या बच जाएगा PA। तो यहां पर 2 आया तो क्या बनेगा 13 2 26, तो PA की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी 5/26 प्लस का किसकी वैल्यू पुट करेंगे PB की वैल्यू सिंपल दे रखी है, PB की वैल्यू कितनी है 5/13, तो यहां पे लिखा 5/13 माइनस PA इंटरसेक्शन B। A इंटरसेक्शन B की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली 2/13, तो यहां पे हम लिखेंगे 2/13। इन सभी का एलसीएम लिया तो आंसर आएगा 26 का डिवीजन 26 में 1 टाइम, 1 को 5 से मल्टीप्लाई किया 5 प्लस 13 का डिवीजन 26 में 2 टाइम, तो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो आएगा 10 माइनस 13 का डिवीजन 26 में कितनी बार 2 टाइम्स, तो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, 2 2 4। अब देखिए 5 और 10 को ऐड किया यानी 15 में से 4 को सब्ट्रैक्ट किया तो बचा 11, तो यहां पर क्या आएगा 11/26। तो ये 1 से छोटी संख्या है यानी 1 से छोटी है, तो हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू आनी चाहिए वो 1 से कैसी होनी चाहिए लेसर। तो हमारा फाइनल आंसर जो होगा PA यूनियन B की जो वैल्यू होगी वो होगी 11/26 और यही हमारा फाइनल आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 हमको दे रखा है जिसमें PA PB की वैल्यू दे रखी है, ठीक है ना, और PA इंटरसेक्शन B की वैल्यू भी दे रखी है। सिंपल ये दो वैल्यूज पूछिए, डायरेक्ट फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन है, तो इसको कर देते हैं PA/B की जो वैल्यू होगी वो क्या बनेगा PA इंटरसेक्शन B, यानी PA इंटरसेक्शन B की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं और अपॉन में क्या लिखते हैं P, अपॉन में यहाँ पे B है तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा PB, तो बस डायरेक्ट वैल्यू पुट करनी है हमको उठा के। PA इंटरसेक्शन B की वैल्यू 0.2, तो 0.2 यहां पे लिख दिया और PB की वैल्यू हमको दे रखी है 0.3, तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट हुआ, आंसर क्या आ गया 2/3। तो अब दूसरा क्या निकालना है हमको PB/A, तो यहां पर भी डायरेक्ट वैल्यू रखेंगे PB/A, यहां पर क्या निकलेगा PA इंटरसेक्शन B
अपॉन में हमको क्या फाइंड आउट करना है, पी ए लिखना है क्योंकि अपॉन के अंदर ए दे रखा है। तो पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू कितनी है 0.2, तो यहां पे हम लिख देंगे 0.2, अपॉन में लिखेंगे पॉइंट का 6 क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की वैल्यू दे रखी है 0.6, तो ये पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हुआ, 2 में कट होगा 3 टाइम्स, तो आंसर कितना आएगा 1/3, और ये हमारा फाइनल आंसर है। तो इजी क्वेश्चन था। अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ पढ़ते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है जिसमें पी ए पी बी की वैल्यूज दे रखी है और पी बी बाई ए की वैल्यू को हमको गिवन है। पहला हमको पूछा है कि पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए, तो हमको ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है जो गिवन है इनकी हेल्प से। तो ए इंटरसेक्शन बी कहां पर आता है, तो हमको मालूम है कि देखो पी बी बाई ए दे रखा है, तो इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास पी बी अपॉन ए का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ए। इस फॉर्मूले का हम यूज लेंगे। तो पी बी बाई ए की वैल्यू हमको गिवन है 0.4, तो यहां पे हम क्या लिख देंगे 0.4। इधर पी ए इंटरसेक्शन बी ये फाइंड आउट करना है, तो इसको एज इट इज लिखेंगे पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में पी ए की वैल्यू कितनी है 0.8, ठीक है। तो अब ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू को फाइंड आउट करना, तो इसको इससे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, पी ए इंटरसेक्शन बी, तो पॉइंट का 4 मल्टीप्लाइड बाय 0.8 32, और कितने हम तो 2 के बाद, तो यानी 0.32, ये किसकी वैल्यू है ए इंटरसेक्शन बी की। सेकंड पार्ट के अंदर हमको पी ए बाय बी की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, तो हमने फॉर्मूला पढ़ रखा था पी ए बाय बी का जो फॉर्मूला है, यानी ए की प्रोबेबिलिटी को फाइंड आउट करना है जब बी गिवन है, अपन को बी हैपन हो चुका है, तो यहां पर फॉर्मूला क्या होगा पी बी और ऊपर क्या आ जाएगा पी ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है ना। तो पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू हमारे पास आ गई 0.32, तो हम यहां पे निकालते हैं 0.32 अपॉन में पी बी की वैल्यू को पुट करेंगे, पी बी की वैल्यू कितनी है 0.5, तो यहां पे लिखेंगे 0.5, लेकिन यहां पर डबल डिजिट नंबर लिखना है इसलिए यहां पे इसलिए 0 ऐड कर देंगे। 0 ऐड क्यों करेंगे, क्योंकि अगर यहां पर केवल 5 होता है तो पॉइंट से पॉइंट कटने के बाद नीचे बचेगा 5 और ऊपर बचेगा 32, तो 5 का डिवीजन जब 32 में करेंगे तो 1 से बड़ा नंबर आएगा, तो इसके लिए यहां पर डबल डिजिट नंबर यानी यहां पर हम 0 को ऐड करते हैं। प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस में ये करना है, तो यहां पर इस पॉइंट से पॉइंट कैंसल आउट होगा, तो हमारे पास नंबर क्या बचेगा 32 अपॉन 50, तो इसको डिवीजन करने पर हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 0.64, तो डायरेक्ट इसको डिवीजन कर देना है, काट के जो भी पॉइंट के अंदर लेके आना है, क्योंकि ये जो नंबर्स दे रखे हैं पॉइंट्स के अंदर दे रखे हैं, इसलिए हम इसको पॉइंट में रखेंगे, वरना इसको अपॉन के अंदर यानी रेशनल नंबर के अंदर इसको ऐसे लिखते। तो ये आंसर हमारे पास आ गया। थर्ड जो चीज चाहिए वो इन सभी के ऊपर डिपेंड करती है। थर्ड चीज क्या है हमारे पास, पी ए यूनियन बी, तो पी यहां से इसको रफ कर देना, पी ए यूनियन बी, इसका फॉर्मूला डायरेक्ट है पी ए प्लस पी बी माइनस का पी ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। इन वैल्यूज को पुट करते हैं, तो पी ए की वैल्यू हमारे पास कितनी दे रखी है 0.8, 0.8, पी बी की वैल्यू दे रखी है 0.5, 0.5 प्लस 0.64, यानी ये पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू हमारे पास थी, ठीक है ना। ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू 0.32, तो यहां पे लिखेंगे 0.32, इस वैल्यू की हमको आवश्यकता। यहां पर ये माइनस का निशान होगा, तो अब इन दोनों को तो ऐड करेंगे और इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो इन दोनों को ऐड किया तो आएगा 1.3 और माइनस का 0.32, तो सब्ट्रैक्ट करते हैं इसको, 0 इसमें से सब्ट्रैक्ट किया 8, इधर 12 यानी 0.98, यानी 1.3 में से 0.32 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0.98, और ये हमारा फाइनल आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमको दे रखा है कि एक परिवार है, उसमें 2 बच्चे दे रखे हैं, एक फैमिली के अंदर 2 चिल्ड्रन है, उसमें कम से कम एक लड़का है, ये गिवन है अपन को, क्वेश्चन के अंदर ये हमको चीज गिवन है। और क्या पूछा है कि दोनों बच्चों के लड़का होने की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, यानी ये जो दोनों बच्चे हैं वो दोनों क्या होने चाहिए, लड़का होने चाहिए। तो अब ये क्या है, वर्ड प्रॉब्लम हमारे सामने आ जाती है। वर्ड प्रॉब्लम यानी हमको 2 कंडीशन ई और एफ जो थी, मतलब जो स्थितियां थी, घटनाएं थी ई और एफ, उन दोनों को स्पेसिफिक अलग अलग करना पड़ेगा। तो सबसे पहले इन प्रकार के प्रश्नों में हम प्रतिदर्श समष्टि ज्ञात करते हैं, यानी सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस यानी कुल कितनी संभावनाएं हैं, कुल कितनी स्थितियां, उसको हम प्रतिदर्श समष्टि या सैंपल स्पेस कहते हैं। सबसे पहले हम सैंपल स्पेस इसमें फाइंड आउट करते हैं एस यानी
उसमें कितने बच्चे हैं? 2। तो 2 बच्चे क्या क्या हो सकते हैं की संभावना है? या तो दोनों क्या होंगे? बॉय होंगे, या होगा एक बॉय और एक गर्ल, या क्या होगा? एक गर्ल और एक बॉय, या क्या होगा? दोनों ही गर्ल्स होंगे। तो ये सैंपल स्पेस मिल गई किसके लिए? कि 2 बच्चे हैं, उनके लिए क्या क्या स्थितियां हो सकती है। अब ई और एफ हम 2 घटनाएं इसके अंदर लेते हैं। पहली घटना तो है ई, जिसमें एक तो दे रखा है और दूसरा जिसके लिए फाइंड आउट करें। तो दिया हुआ क्या है? कम से कम एक लड़का। ठीक है, तो ई एक घटना जिसमें यहां लिखेंगे हम कम से कम, एटलीस्ट, कम से कम एक लड़का। ठीक है ना? तो इसके सैंपल स्पेस हम निकालते हैं। देखिए, कम से कम एक लड़का, यानी एक बार बी लिखा हुआ होना जरूरी है। तो यहां पर भी है, यहां पर भी है, यहां पर भी है, कम से कम एक होना चाहिए। ज्यादा 2 हो तो कोई लफड़ा नहीं है। तो ई की जो सैंपल स्पेस बनेगी वो क्या बनेगी? बी बी, बी जी और जी बी। ठीक है, तो ये किसकी सैंपल स्पेस बन गई हमारे पास? ई की। अब हमको फाइंड आउट करना है पीई। तो पीई कैसे निकालते हैं? मैं साथ साथ ही निकाल रहा हूं, बाद में निकालने की आवश्यकता नहीं रहेगी। पीई निकालना है। तो टोटल स्थितियां कितनी है? 1 2 3 4। ठीक है, तो और ई की स्थिति कितनी है? यानी किसी भी प्रायिकता या प्रोबेबिलिटी को निकालने का तरीका क्या होता है? कुल स्थितियां, फेवरेबल कंडीशन अपॉन टोटल कंडीशन, अनुकूल परिस्थिति बट्टा कुल परिस्थिति। तो यहां की अनुकूल परिस्थिति कितनी है? 1 2 और 3। तो यहां पे लिख देंगे 3। और कुल परिस्थितियां कितनी है? 1 2 3 4। तो यहां पे कुल परिस्थिति कितनी आ जाएगी? 4। ठीक है, इसी प्रकार एक घटना हम लेते हैं एफ। तो एफ एक घटना है जो दूसरी हमको फाइंड आउट करना, दोनों बच्चों के लड़का होने की प्रायिकता। ठीक है ना? तो इसको हम लिखते हैं एफ एक घटना है जो दोनों बच्चों के लड़का, दोनों बच्चों का लड़का होना, यह घटना एफ है। ठीक है, तो दोनों बच्चों का लड़का होना, तो इस सैंपल स्पेस के अंदर दोनों बार बी कहां पर आ रखा है? यहां पर, यानी एक बार। तो दोनों बच्चों के लड़का होने की जो मतलब स्थिति है वो कितनी बनी? 1। तो हम यहां पर एफ की जो सैंपल स्पेस बनाएंगे वो केवल होगी बी बी, यानी कितनी बार आया? एक बार। तो हमको पी एफ ज्ञात करना पड़ेगा, यानी इसकी प्रायिकता ज्ञात करते हैं पी एफ। तो पी एफ कैसे फाइंड आउट करेंगे? कुल स्थितियां कितनी है? 1 2 3 और 4। तो 4 तो हो गई कुल स्थितियां, और क्वेश्चन के अंदर जो अनुकूल स्थिति दे रखी है, यानी दोनों बार जो बच्चे हैं वो लड़के ही हों, तो ये एक स्थिति है। तो यहां पर क्या लिखेंगे? 1। तो ये हमारे पास क्या निकला? ये हमारे पास फाइंड आउट हुआ कि 4 बच्चों में से कम एक लड़का होने की प्रायिकता। ये हमारे पास निकला 4 बच्चों में से दोनों लड़के होने की प्रायिकता। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा है कि दोनों बच्चों के लड़का होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, जब ये दे रखा है कि कम से कम एक लड़का गिवन है। यानी अगर सेपरेटली पूछते तो अपन इसी से यहीं तक लाके छोड़ दे, बट कंडीशनल की बात आ गई है कि ये दे रखा है और इसके बारे में पूछा है, तो जो फॉर्मूला हमने अप्लाई किया था उसकी हेल्प से करेंगे। तो इसको कैसे करते हैं हम देखते हैं। अब यहां पर हम उस फॉर्मूले का यूज लेते हैं। हमको क्या फाइंड आउट करना है कि दोनों बच्चों में से कम एक लड़का तो है और दोनों बच्चों के लड़के होने की प्रायिकता, यानी एफ को हमको फाइंड आउट करना है। तो क्या लिखेंगे? पी एफ बाई ई। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पीई। ठीक है, अब यहां पर वैल्यू फाइंड आउट करनी, फिर से इंटरसेक्शन की वैल्यू, यानी दोनों में कॉमन क्या है। ठीक है, तो सैंपल स्पेस क्या थी? 4 की सैंपल स्पेस थी, और इन दोनों में कॉमन क्या रहा है? देखिए, ये और ये इन दोनों की सैंपल स्पेस। तो ई इंटरसेक्शन एफ जो होगा वो इन दोनों के बीच की कॉमन। अभी मैंने प्रोबेबिलिटी का साइन नहीं लगाया, हमने सिर्फ क्या लिखा है? ई इंटरसेक्शन एफ। तो ई और एफ के अंदर कॉमन चीज क्या आ रही है? केवल एक ही चीज आ रही है, बी बी। तो यहां पर हम क्या लिख देते हैं? इसकी जो सैंपल स्पेस बनी वो बनेगी बी बी। ठीक है, अब इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करते हैं। प्रोबेबिलिटी हमको क्या फाइंड आउट करनी है? ई इंटरसेक्शन एफ की। तो प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे? टोटल कंडीशन कितनी थी? 4। ये कितनी है? 1। तो यहां पर कुल अनुकूल यानी फेवरेबल कंडीशन कितनी हो गई? 1। और टोटल कंडीशन कितनी क्वेश्चन में थी हमारे पास? 4, जो हमने स्टार्टिंग में यहां पर लिख रखी थी। तो पी ई इंटरसेक्शन एफ की वैल्यू भी हमारे पास आ गई। अब फाइंड आउट क्या करना है? पी ई बाई एफ। तो हम ई बाई एफ फाइंड आउट करेंगे, तो इसकी वैल्यू पुट करते हैं जो हमने फाइंड आउट की है, कितनी? 1/4। तो इसको यहां पे एक बार वापस लिखते हैं, पी एफ बाई
ई, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, यहां पे लिखेंगे 1/4 अपॉन के अंदर पीई की वैल्यू, पीई की वैल्यू कितनी है 3/4, तो यहां पर हम वैल्यू लिखेंगे 3/4, 4 से 4 कैंसल आउट, हमारा आंसर क्या आएगा 1/3, और ये हमारा फाइनल आंसर होगा। इस क्वेश्चन के अंदर हमने क्या फाइंड आउट किया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ व्हेन ई इज गिवन, जब दे रखा है कि कम से कम एक तो लड़का है और ज्ञात क्या करना है दोनों लड़कों की प्रायिकता होने की स्थिति, तो हम पी एफ बाई ई की वैल्यू इसमें फाइंड आउट करेंगे, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, जिसमें दो सिक्के हमको यानी दो कॉइन्स हमको गिवन है, ठीक है, और उसकी एक उछाल है, यानी टॉस कितनी बार किया हमने, एक बार, दो कॉइन्स को एक बार टॉस किया है, तो वो ये कह रहा है पी ए बाई बी की वैल्यू फाइंड आउट करो, जबकि ए क्या है, एक सिक्के पर यानी एक कॉइन पर पट आना, पट यानी टेल, ठीक है, और बी जो घटना इवेंट है वो है एक सिक्के पर चित्त आना, चित्त मतलब हेड्स, ठीक है। तो ये दो चीज हमको गिवन है, दोनों घटनाएं हमको बता रखी है और हमको पी ए बाई बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी। तो हम सबसे पहले पी ए बाई बी की फॉर्मूले को लिखते हैं। पी ए बाई बी जो होता है वो होगा पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी, ठीक है। इसका इस मतलब जो हमको फाइंड आउट करनी, इसका मतलब क्या कि बी की प्रोबेबिलिटी हमको पता है, उस कंडीशन में हमको ए की प्रोबेबिलिटी, तो हम क्या करते हैं पहले दोनों की सेपरेटली प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, फिर इस कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के फॉर्मूले में रखकर पी ए बाई बी की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहली बात, दो सिक्के हैं उनको एक बार टॉस किया गया, तो एक सिक्का यहां पे एक सिक्का यहां पे, जिसको सैंपल स्पेस बनानी नहीं आती वो ढंग से इसको देखेंगे। तो एक सिक्का यहां एक सिक्का यहां, दो सिक्के हमने उछाले, तो उछाल कितनी हो गई, दो उछाल हो गई, और फेस कितने हैं सिक्के के, दो। तो इसमें सैंपल स्पेस कैसे बनेगी, फेस इसको ऐसे लिखते हैं, जैसे फेस तो यहां पर दे रखा है और यहां पर क्या होगा इसके टॉस, तो सिक्के की फेस होती है 2 और इस पर टॉस कितनी हो गई 2, 2 की पावर 2 कितनी हो गई 4। तो इसकी जो सैंपल स्पेस, सिक्के की 4 सैंपल स्पेस कैसे बनती है 4 उछाल के लिए, एक तो होता है हेड्स के दोनों बार हेड आ जाए, या टेल हेड, या हेड टेल, या टेल टेल, ठीक है ना। तो ये हमारे कुल सैंपल स्पेस बना दी। अब इसमें पहली कंडीशन, एक सिक्के पर पट आना चाहिए, केवल एक सिक्के पर पट आना चाहिए। तो देखो ये एक सिक्के पर पट यहां पर और यहां पर, तो ये दो कंडीशन हमारे पास हो गई, जिसमें एक सिक्के पर क्या आ रहा है, पट आ रहा है, एक पर पट आ रहा है और एक पर चित्त आ रहा है। तो ये कंडीशन ए, एक सिक्के पर पट आना यानी टेल आना, तो यहां पर एक सिक्के पर टेल आ रहा है और यहां पर भी एक सिक्के पर टेल आ रहा है, तो इसका सैंपल स्पेस क्या होगा टी एच, यहां पर क्या हो जाएगा एच टी, ठीक है। तो अब निकालते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या है, अनुकूल परिस्थिति बटा कुल परिस्थिति, यानी फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। तो फेवरेबल आउटकम कितने हैं, 1 और 2, और टोटल आउटकम कितने हैं 1 2 3 4, तो यहां पे क्या लिखेंगे 4, तो 2 से 4 कट गया, 2 टाइम्स 1/2, ये हो गई पी ए की वैल्यू। अब निकालते हैं बी की वैल्यू। बी क्या दे रखा है हमको, सिक्के पर एक चित्त आना, यानी केवल एक सिक्के पर क्या आना चाहिए हेड्स। तो देखिए यहां पर भी हेड आ रहा है और यहां पर भी हमारे पास हेड आ रहा है, तो कंडीशन कितनी हो गई 2, तो इसकी सैंपल स्पेस क्या होगी, सेम टू सेम होगी, टी एच और एच टी, ठीक है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करते हैं, पी बी, तो अनुकूल परिस्थिति बटा कुल परिस्थिति, यानी टोटल आउटकम अपॉन फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। तो फेवरेबल आउटकम कितने हैं 1 और 2, और टोटल स्थितियां कितनी है 1 2 3 4, ये भी कैंसिल होकर कितना आ गया 1/2। अब हमको क्या फाइंड आउट करना है, पी ए पी बी निकल गई, अब हमको फाइंड आउट करना है पी ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन यानी इस वाली घटना इवेंट और इस वाले इवेंट के अंदर कॉमन पार्ट क्या है, उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना। तो वो करते हैं हम, देखिए यहां पे हमको ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, ए इंटरसेक्शन बी, यानी इन दोनों के अंदर कॉमन पार्ट, तो दोनों पूरे कॉमन है, ये इसमें भी है ये इसमें भी है, तो ए इंटरसेक्शन बी की जो सैंपल स्पेस बनेगी वो क्या होगी टी एच और एच टी, ठीक है। अब इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन टोटल कितनी सैंपल स्पेस है 1 2 3 4, ठीक है, और फेवरेबल कितनी है 1 और 2, अनुकूल कितनी है 2, तो यहां पर लिखेंगे 2, और कुल कितनी दे रखी है 4, तो ये कैंसिल हो गया, तो कितना बचेगा 1/2। अब हमको फाइंड आउट क्या करना है ये वाला, तो इसकी वैल्यू को इनमें पुट करते हैं, तो पी ए बाय बी की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, पी ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू कितनी है 1/2,
तो यहां पे लिखेंगे हम 1/2 अपॉन में पी बी की वैल्यू, पी बी की वैल्यू भी यहां पर है 1/2, तो ये वैल्यू 1/2, तो 1/2 से 1/2 कैंसिल आ गया, आंसर कितना आएगा 1, और ये हमारा फाइनल आंसर। ये क्या निकाला हमने, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी हैज गिवन, प्रोबेबिलिटी ए की ज्ञात करनी जब बी हमको क्या हो, दिया हुआ हो, तो ये हमारा इसका फाइनल आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट में हमको अब जो घटना है उनको बदल दिया। ए क्या दे रखी है, कोई पट प्रकट नहीं होता यानी कोई टेल्स नहीं है, और बी जो है कोई चित्त प्रकट नहीं होता यानी कोई हेड नहीं हुआ, ये कंडीशन दे रखी है। और हमको क्या कहता है, पी ए बाई बी की वैल्यू को फाइंड आउट कीजिए। तो अब इसके अंदर हमको पी ए और पी बी की वापस से वैल्यूज फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो हम यहां पर सैंपल स्पेस बनाते हैं, इसकी सैंपल स्पेस सेम रहेगी, 2 बार हेड, एक बार हेड टेल, एक बार टेल हेड, और यहां पर दोनों बार टेल, ठीक है। तो ये हमारी सैंपल स्पेस हो गई, जिसकी कंडीशन कितनी है टोटल 4। अब हमको ए निकालना है इसमें से, ठीक है ना। ए क्या है, कोई पट प्रकट नहीं होता, कोई भी पट प्रकट नहीं होगा, तो यानी क्या आएगा, टेल्स नहीं आना चाहिए, केवल क्या आना चाहिए, हेड आना चाहिए। अब देखिए यहां पर भी टेल आ रहा है तो ये नहीं लेंगे, यहां पर भी टेल आ रहा है और यहां पर भी टेल आ रहा है, तो बची कौन सी कंडीशन, एक ही कंडीशन। तो यहां पर इसकी सैंपल स्पेस क्या बनेगी, एच एच। अब हमको क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, तो फेवरेबल कंडीशन यानी अनुकूल परिस्थितियां कितनी है, 1, और कुल परिस्थितियां कितनी है, 1 2 3 4, तो ये कितना हो गया 1/4, ठीक है। इसी प्रकार हम यहां पर फाइंड आउट करते हैं बी की वैल्यू। तो बी क्या है, कोई चित्त प्रकट नहीं होना है यानी कोई प्रकार का हेड नहीं आना चाहिए। तो देखिए यहां पर तो हेड आ रहा है तो ये नहीं लेंगे, यहां पर भी हेड आ रहा है तो ये नहीं लेंगे, यहां पर भी हेड आ रही है, तो बची कौन सी कंडीशन, केवल एक ही कंडीशन। तो इसकी सैंपल स्पेस क्या बनेगी, टी टी। तो यहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी यानी अनुकूल परिस्थितियां कितनी रखी है, यहां पर 1, ये 1, और कुल परिस्थितियां कितनी है 4। यहां बात क्लियर होती है। अब तीसरी चीज जो हमको फाइंड आउट करनी होती है वो होता है ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू, यानी ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी यानी ए और बी के अंदर कॉमन पार्ट क्या आ रहा है, एच एच और टी टी, तो इसमें कोई कॉमन पार्ट तो है ही नहीं, तो अपन यहां पर क्या लिखेंगे, कोई भी कॉमन पार्ट नहीं आ रहा है, तो इसको लिखते हैं रिक्त समुच्चय से। इसको किससे बताते हैं, रिक्त यानी एम्प्टी सेट से। तो कोई नहीं हो तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तो वो आएगी, इसमें कितना है 0 और टोटल कितना है 4, तो 0/4 कितना होगा 0। ये खाली रिक्त समुच्चय एम्प्टी स्पेस, तो अनुकूल स्थिति यहां पर कितनी होगी 0, और टोटल स्थितियां कितनी है 4, तो 0/4 यानी 0, ठीक है ना। तो अब वैल्यू फाइंड आउट किसकी करनी है, पी ए बाई बी की। तो हम यहां पे लिखते हैं पी ए बाई बी, तो यहां पर क्या होगा, पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी, ठीक है। ये दो वैल्यूज हमको निकलेगी, पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी की वैल्यू। तो पी बी की वैल्यू कितनी है 1/4, तो वैल्यूज पुट करते हैं, ऊपर तो आएगी 0, अपॉन में आएगा 1/4, तो 0 में किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं तो आंसर कितना आता है 0 ही मिलेगा। तो हमारा ये फाइनल आंसर होगा, किसके लिए, जब हमको कंडीशन सेकंड क्वेश्चन में अलग दे रखी है तो इसका आंसर 0 मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 8 हमको दे रखा है कि एक फैमिली फोटोग्राफ दे रखी है, पारिवारिक चित्र यानी फैमिली फोटोग्राफ। इसमें माता पिता पुत्र यानी मदर फादर और सन जो है वो रैंडमली खड़े हैं, रैंडमली यानी यादृच्छिक, कोई भी क्रम नहीं है, कैसे भी खड़े हो सकते हैं। तो उसमें ये रैंडमली इसमें खड़े हैं ये बताया है, और हमको कह रहा है पी ए बाई बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ए क्या है, पुत्र एक सिरे पर खड़ा है, ये ए है, यानी ये हमको फाइंड आउट करना है कब, जब ये हमको कंडीशन गिवन हो। गिवन क्या है, जो अपॉन में लिखते हैं वो चीज गिवन होती है। तो यहां पर गिवन क्या है कि पिता मध्य में खड़ा होने चाहिए, जो फादर है वो मिडल के अंदर होने चाहिए। तो सबसे पहले हम इसके फॉर्मूले को लिखते हैं, यानी पी ए बाय बी जो है वो निकलेगा हमारे पास पी ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, अपॉन में पी ऑफ बी, क्योंकि यहां पर बी अपॉन में है तो यहां पर पी बी आएगा। अब हम सबसे पहले इसकी सैंपल स्पेस बनाते हैं, प्रतिदर्श समष्टि। तो पारिवारिक चित्र में माता पिता और पुत्र को खड़ा करना है, ठीक है ना। तो कैसे भी कितनी कंडीशन बनती है उसके बारे में एक बार लिखते हैं। देखिए यहां से हम स्टार्ट करते हैं, सैंपल स्पेस एस जो बनेगा सबसे पहले कि यहां पर होगा फादर, इधर होगा मदर और इधर सन, ठीक है। एक तो ये कंडीशन बन सकती है। फिर फादर स्थिर रहेगा और मदर और सन को एक दूसरे से रिप्लेस कर देते हैं, तो ये कंडीशन। दूसरा, इस कॉर्नर पे मदर को लेके आते हैं,
पहले पे मदर को रखा, इधर को रखेंगे सन और इधर फादर। मदर को फिर से कॉर्नर पे रखा, इधर रखेंगे फादर और इधर आएगा सन। अब कॉर्नर पे कौन आएगा? सन। यहां पे आएगी मदर और यहां पे आएगा फादर। फिर कॉर्नर पे फिर से सन को रखेंगे और फिर बनेगा फादर और इधर आएगा मदर। तो ये टोटल कंडीशंस बन जाएंगी। ठीक है, तो कंडीशन कितनी बनी? 1 2 3 4 5 और 6। टोटल कंडीशन हमारे पास कितनी हो गई? 6। अब एक क्या दे रखा है? पुत्र एक सिरे पर खड़ा हो, यानी कॉर्नर पे पुत्र हो, आगे या पीछे कहीं भी हो सकता है। तो अब यहां पर देखिए, एक कंडीशन पहली, जब एक तो ये कंडीशन जहां पर कॉर्नर पे, दूसरी कंडीशन ये, तीसरी कंडीशन ये और चौथी कंडीशन ये। तो 4 ऐसी कंडीशन हो गई जिसमें पुत्र कहां पर खड़ा है? एक सिरे पर खड़ा है। तो यहां पर हम ए की वैल्यू सैंपल स्पेस जो है वो बनाते हैं। ये क्या है? एफ एम एस, एक। दूसरा कंडीशन क्या है? एम एफ एस। तीसरी कंडीशन क्या है? एस एम एफ। और चौथी कंडीशन क्या है? एस एफ एम। ठीक है, ये 4 कंडीशन हमने बना दी। अब इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो टोटल कंडीशन कितनी है? 6 है। और फेवरेबल यानी अनुकूल परिस्थितियां कितनी दे रखी है? 4। तो 4/6 यानी 4/6 कैंसिल होकर 2/3 के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। अब दूसरा क्या है? पिता मध्य में खड़ा हो, यानी फादर जो है वो सेंटर के अंदर होना चाहिए। तो इसकी सैंपल स्पेस बनाते हैं पहले कि फादर जो है वो सेंटर में खड़ा होगा। ठीक है, तो फादर देखिए सेंटर में, यहां पर भी नहीं है, यहां पे भी नहीं है, यहां पे भी नहीं है। एक कंडीशन, तो 2 कंडीशन, केवल कितनी कंडीशन होगी? 2 कंडीशन। तो इनकी सैंपल स्पेस क्या बनेगी? एम एफ एस और दूसरी एस एफ एम। ये 2 कंडीशन बन गई जिसके अंदर फादर सेंटर के अंदर होगा। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? यहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो होगी, यानी फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम, अनुकूल स्थिति बट्टा कुल स्थिति। अनुकूल परिस्थितियां कितनी है? 2 और कुल परिस्थितियां कितनी दे रखी है? 6। तो ये कैंसिल होके क्या बनेगा? 1/3। तो 1/3 इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई। अब हमको क्या फाइंड आउट करना है? ए इंटरसेक्शन बी, यानी इन दोनों के अंदर कॉमन पार्ट कौन कौन सा है। तो ए और बी के अंदर, ये तो ए और ये बी। तो देखिए एम एफ एस, तो ये वाला और ये वाला इसके अंदर कॉमन आ गया। दूसरा एस एम एफ, तो एस एम एफ यहां पर भी है। तो दोनों 2 पार्ट इन दोनों के बीच में कैसे हैं? कॉमन है। तो हम इसको यहां स्टार्ट करते हैं। ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू हम फाइंड आउट करते हैं। तो ए इंटरसेक्शन बी कितना होगा? 2। ये 1 और 2 हमारे टोटल आउटकम जो बनाने हैं इसके सैंपल स्पेस में, ये एस एफ एम। तो ए और बी के बीच के जो कॉमन पार्ट थे वो मैंने सैंपल स्पेस के रूप में लिख दिए। अब इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। ए इंटरसेक्शन बी, तो ये पार्ट कितने हैं? 1 और 2। तो अनुकूल परिस्थितियां यानी फेवरेबल 2 हो गई और टोटल परिस्थितियां ये कितनी है? 6। तो ये हो गया 1/3। अब हमको वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है? पी ए बाई बी की। तो इसको लिखते हैं वापस, पी ए बाई बी इज इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू कितनी है? 1/3 अपॉन पी बी की वैल्यू भी कितनी है? 1/3। दोनों आपस में कैसे हो जाएंगे? कैंसल आउट। आंसर कितना आएगा? 1। और यही हमारा फाइनल आंसर। अब हमको पी ए बाई सी और पी सी बाई ए की वैल्यू निकालना है। पहले मैंने निकाल रखा, गलती से यहाँ पे मैंने इरेज कर दिया, वापस लिखता हूं। पी ए की जो वैल्यू होगी, तो ए की कंडीशन कितनी है? 1 2 3, टोटल स्थितियां 3 और कुल पासे को उछालने पर टोटल कंडीशन जो बनती है वो होती है 6। तो यहां पर क्या आएगा? 1/2। पी बी की हम वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो P, यहां बी नहीं सी होगा। C की जो वैल्यू होगी वो कितनी है? 1 2 3 4। फेवरेबल कंडीशन यानी अनुकूल परिस्थितियां हो गई 4, कुल परिस्थिति कितनी है? 6। तो यहां पे ये कैंसिल आउट होगा कितनी बार? 2/3। अब हमको क्या फाइंड आउट करना है? इंटरसेक्शन, यानी A इंटरसेक्शन C। तो A और C का इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है। तो इसमें क्या होगा? A और C में कौन कौन से पार्ट कॉमन है? तो देखिए 3 तो इन दोनों में कॉमन है ही, और फिर 5 भी कॉमन है। तो इन दोनों को भी लिखते हैं। तो यहाँ इसकी सैंपल स्पेस क्या बनेगी? 3, 5। ठीक है, अब प्रोबेबिलिटी निकालनी है हमको ए इंटरसेक्शन सी की। तो ये कितनी कंडीशन है? 2 कंडीशन, और टोटल कंडीशन कितनी होती है? 6। तो कैंसिल हो गया, यानी 1/3। तो ये हमारे पास इनकी वैल्यूज आ गई। अब फॉर्मूले के अंदर हम पुट करते हैं पी ए बाई सी। सबसे पहले हमको क्या फाइंड आउट करना है? पी ए बाई सी की वैल्यू को। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या बनेगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी
कितनी आई 1/3, तो यहां पे हम लिखेंगे 1/3 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी कितनी है 2/3, तो यहां पे हमने लिख दिया 2/3, 3 से 3 कैंसिल आउट हुआ, हाँ, आंसर क्या बना 1/2। और दूसरा हमको क्या फाइंड आउट करना है, इसी प्रकार पी सी बाई ए, ठीक है, तो इंटरसेक्शन वाला पार्ट तो सेम रहेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी कितना है 1/3, तो यहां पे लिखेंगे हम 1/3 और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की वैल्यू हमारे पास कितनी गिवन है 1/2, तो यहां पे लिखते हैं 1/2, तो ये रेसिप्रोकल के ऊपर की तरफ जाएगा तो 1/3 मल्टीप्लाइड बाय 2/1, तो आंसर क्या आएगा हमारे पास 2/3, और ये हमारा फाइनल आंसर। नंबर 10 हमको दे रखा है कि दो पासे हैं, पासे यानी डाइसेस हमको दे रखे हैं, तो दो डाइसेस हमको गिवन है, उस पर उसको एक बार थ्रो करना है, तो थ्रो करने पर अंक जो है ये नंबर्स हैं वो डिफरेंट डिफरेंट आ रहे हैं, ये कह रहा है भिन्न भिन्न, हमको भिन्न भिन्न अंक प्राप्त हो रहे हैं, तो अंकों का योग 4 आने की प्रायिकता, यानी जो नंबर्स आ रहे हैं उनका सम कितना होना चाहिए 4 होना चाहिए, यानी हमको सम 4 आने की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, और गिवन क्या है कि अंक यानी नंबर्स जो हैं वो डिफरेंट डिफरेंट आ रहे हैं, तो दो चीजें हैं, यहां पर हम ई जो लिखेंगे इवेंट वो इसको लिखेंगे, यानी अलग अलग अंक आना, अलग अलग अंक यानी डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स, तो ये तो हो गया ई, और एफ यानी जो हमको फाइंड आउट करना है वो क्या अंकों का योग 4, तो दो हमारे पास घटनाएं है, दोनों घटनाओं को अलग अलग करना हमको आना जरूरी है, तो अंकों का योग जो है वो कितना आना चाहिए 4, यानी नंबर्स का जो सम है वो 4 होना चाहिए, और ये तो हमको फाइंड आउट करना है, और गिवन हमको क्या दे रखा है कि अलग अलग अंक हैं, जो नंबर्स हैं वो कैसे आएंगे अलग अलग, तो अब इन दोनों के बाद हमें तीसरा जो इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है वो वैल्यू फाइंड आउट करनी है पी, ये अंकों का अंक 4 योग आने की, यानी ई बाई एफ की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है, ठीक है ना, तो पी ई बाई एफ की फॉर्मूला लिखते हैं हम पहले, पी ई इंटरसेक्शन विथ एफ, ठीक है, और अपॉन में क्या आएगा पी ऑफ एफ जो हमको ज्ञात है, ज्ञात क्या है पी ई, अलग अलग अंक ये हमको फाइंड आउट है, तो यहां पे आएगा पी ई आएगा, और यहां पे हमको एफ जो ज्ञात करना है, यानी अंकों का योग 4 आने की प्रायिकता, तो इसको ऊपर लिखेंगे, और जो ज्ञात है ई यानी अंक कैसे हैं डिफरेंट डिफरेंट, तो उसको यहां पे लिखेंगे, ठीक है, और अपॉन में पीई, सबसे पहले हम पीई और पीएफ की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं, तो हमारे पास सैंपल स्पेस क्या बनेगा, यानी टोटल स्थितियां, तो टोटल स्थितियां यहां पे लिख देते हैं, यानी टोटल स्थितियां बनेगी 36, दो तो पास हैं और उनको कितनी बार उछालना है 2 बार, तो 6 तो इसके फेसेस हो गए, 6 तो फेस और उछालना 2 बार, तो आएगा कितना 36, तो इसकी जो सैंपल स्पेस बनेगी वो किस प्रकार से बनेगी, यहां आएगा 1 1, यहां 1 2, यहां 1 3, फिर 1 4 1 5 और अब 2 कहां तक चलेगा 1 6, इसी प्रकार 2 के लिए भी चलेगा 2 1 2 2 अप टू 2 6, फिर लास्ट टर्म क्या बनेगी इसकी 6 6, ये हमको इसकी सैंपल स्पेस बनानी आती है, 10th क्लास में बनाई थी और 11th में भी थी, तो टोटल कंडीशन कितनी होगी 36 कंडीशन। अब इसमें पहला जो है वो अलग अलग अंक आना, यानी ई जो इवेंट होगा वो कैसा है अलग अलग अंक, यानी इसमें अलग अलग अंक कौन से होंगे, एक तो 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 और 6 6, ये एक जैसे अंक है, यानी 35 में से 6 बार एक जैसे अंक आएंगे, तो रिमेनिंग कितने बचे 30, तो ई कितनी बार होगी 30 होंगे, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई निकालनी है, तो टोटल कंडीशन कितनी होती है 36, और यहां पर ई कितने दे रखे 30, 30/36, यानी किससे कटेगा 6 से, 6 पंजे 30 और 6 चंग 36, ये आ गई पीई की वैल्यू। अब हमको क्या फाइंड आउट करना है, अंकों का योग 4 आना, तो एफ निकालते हैं जिसमें अंकों का योग कितना है 4, तो ऐसे नंबर्स कौन कौन से होंगे 1, 3, फिर 3, 1, यहां पर 2 और 2, तो ये कितनी कंडीशन हो गई 3 कंडीशन, इसमें अंकों का योग कितना मिलेगा हमको 4 मिलेगा। अब इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करते हैं, तो पी एफ का जो मान आएगा, पी एफ का मान कितना आएगा, कंडीशन कितनी है 1 2 और 3, और टोटल कंडीशन कितनी है 36, ये कैंसिल हो जाएगा किससे 12 से, तो 1/12, 12 कम 12 बनती है 36, तो पी एफ की वैल्यू आ गई, पीई की वैल्यू आ गई। अब हमको फाइंड आउट क्या करना है पीई इंटरसेक्शन एफ, तो ये देखिए अब यहां पर 30 कंडीशन में, ये कंडीशन में
1 और 2, तो इसमें ये तो नहीं आएगी क्योंकि इसमें सारे नंबर्स कैसे थे, अलग अलग अंक आने चाहिए थे, तो ये तो एक जैसे अंक है, और ये दोनों कंडीशन कैसी आएगी, कॉमन होगी, ये इसके अंदर मौजूद होगी। तो हम यहां पर PE इंटरसेक्शन F की वैल्यू लिख देते हैं। तो कितनी कंडीशन होगी, 2 कंडीशन, और टोटल कंडीशन कितनी है 36, कट हो जाएगा तो कितना आएगा 18, 1/18। तो इन सब की वैल्यूज आ गई। अब सीधा इसको फॉर्मूले के अंदर हम पुट करते हैं, फॉर्मूले के अंदर हम वैल्यू पुट करते हैं PF/E, ठीक है ना। तो PF/E, तो वैल्यू क्या है, E इंटरसेक्शन F की वैल्यू, ये कितनी है 1/18, और PE की वैल्यू कितनी है 5/6, ये कितनी बार कट गया 3 टाइम्स, तो आंसर क्या आया 1/3 मल्टीप्लाइड बाय 1/5, तो ये मल्टीप्लाई होगी 1/15। तो PF/E की जो वैल्यू है वो कितनी आएगी 1/15, और ये हमारा फाइनल आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 11 हमको दे रखा है कि एक बॉक्स दे रखा है, उसमें 1 से 10 तक कार्ड है, ठीक है। 3 से एक कार्ड उसमें से हमको बाहर निकालना है, तो उस एक कार्ड को निकालने पर गिवन क्या चीज है, जो दिया हुआ है कि 3 से बड़ा अंक हमको निकालना है, और फाइंड आउट क्या करना है, सम अंक आने की प्रायिकता हमको निकालनी है। तो इसको करते हैं, देखिए 2 इसमें कंडीशन यानी घटनाएं लेते हैं E और F। तो E तो वो लेंगे जो हमको ज्ञात है, दे रखी है, यानी 3 से बड़ा अंक आना। तो E घटना को हम लेते 3 से बड़ा अंक आना, ये एक घटना हो गई, और F क्या हो गया, दूसरी घटना यानी सम अंक आने की। तो यहां पर क्या लिखेंगे, सम अंक आना, ठीक है, 2 कंडीशन। अब इसका फॉर्मूला यानी क्या फाइंड आउट करना है, सम अंक आने की प्रायिकता। तो हमको फाइंड आउट करना है PF, जो ज्ञात करना होता है उसको ऊपर लिखते हैं, और जो दे रखा है उसको नीचे की तरफ लिखते हैं। इनकी वैल्यूज को हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला लिखते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है, PF इंटरसेक्शन E अपॉन P अपॉन में E लिखना, ठीक है। तो अब हम सबकी वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं, PE और PF की वैल्यू। तो यहां पर सबसे पहले सैंपल स्पेस बनाते हैं। सैंपल स्पेस क्या होगा, 1 से 10 तक कार्ड है, तो टोटल नंबर 10 नंबर हमको लिखने हैं, 6, 7, 8, 9 और 10, ये इसके सैंपल स्पेस हो गए। अब हमको इन इवेंट्स को लिखना है, यानी 3 से बड़ा अंक आना। तो इसमें 3 से बड़े अंक है, तो उसको हम E से डिनोट करते हैं। तो उसकी सैंपल स्पेस क्या होगी, 4 से लगा के 10 तक, और 10, 1 2 3 4 5 6 7, तो टोटल स्थितियां कितनी हो गई 7। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, PE की वैल्यू यहां तो हो गई 7, और कुल स्थितियां कितनी है 10, तो ये 7/10। दूसरे कंडीशन कह रहा है ये 3 से बड़ा जो अंक आएगा ये सम होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो इसमें सम अंक कितने दे रखे हैं, यानी F कितना दे रखा है, सम अंक आने की प्रायिकता, सम कितने हैं 2 4 6 8 9 10, 2 4 6 8 और 10, ठीक है। टोटल कंडीशन कितनी हो गई 5 हो गई, तो टोटल कितनी है 10। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ F क्या निकलेगा 5/10 यानी 1/2, ठीक है। तो PE और PF की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब क्या निकालना है, PF इंटरसेक्शन E। तो अब देखते हैं इनमें इंटरसेक्शन कौन कौन से हो रहे हैं। एक तो हो रहा है 4, एक हो रहा है 6, एक हो रहा है 8 और एक हो रहा है 10, ठीक है। तो 4 पार्ट हो गए, तो अब इसमें इंटरसेक्शन वाला बना देते हैं। तो यहां पर क्या होगा F इंटरसेक्शन विथ E, यानी इनकी सैंपल स्पेस हम बनाते हैं, तो क्या होगा 4 6 8 और 10। अब टोटल कंडीशन कितनी है इसमें टोटल कंडीशन होगी 10, क्योंकि 10 दे रखी है और यहां पर कितनी है 4। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ, यहां पे लिखते हैं इसको, प्रोबेबिलिटी ऑफ F बाय इंटरसेक्शन F इंटरसेक्शन E कितना होगा 4/10, कैंसिल होके कितना हो जाएगा 2/5। सभी की वैल्यूज आ गई, तो इस फॉर्मूले के अंदर इस वैल्यू को पुट करते हैं, F/E। तो वैल्यू कितनी है, PF इंटरसेक्शन E की वैल्यू आई 2/5, तो यहां पे लिखेंगे हम 2/5 अपॉन में PE की वैल्यू हमारे पास है 7/10, तो ये आ गई 7/10। 5 से 10 कट हो गया 2 टाइम्स, तो यहां पे क्या बचा
2/1 मल्टीप्लाइड बाई 2/7, तो आंसर कितना आएगा 2 जा 4, 7 1 जा 7, तो इसका आंसर जो आएगा वो आएगा 4/7। तो क्वेश्चन नंबर 12 हमको दे रखा है कि एक क्लास के अंदर 1000, एक स्कूल के अंदर 1000 स्टूडेंट्स हैं जिसमें 430 लड़कियां दे रखी है और 430 का 10% जो है लड़कियां वो 11th क्लास में पढ़ती हैं। तो ये कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करो, प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि एक व्यक्ति को, एक स्टूडेंट को चुना जाए और वो कौन सी क्लास का हो, 11th क्लास का। तो इसको मैंने सबसे पहले यहां पर F के अंदर डाल दिया, यानी F एक घटना है जो हमको ज्ञात करनी है कि एक प्रायिकता ज्ञात करनी है कि एक विद्यार्थी चुना जाए और वो कौन सी क्लास का हो, 11th क्लास का। तो इसको मैंने F के अंदर ले लिया। और दूसरा था कि चुना हुआ विद्यार्थी वो लड़की हो, जिसको हम चूज करते हैं वो क्या होना चाहिए हमारे पास, लड़की यानी गर्ल। तो चुना हुआ विद्यार्थी लड़की हो, इसको मैंने किसमें ले लिया, F के अंदर। तो यानी ये तो हमको पता है और ये फाइंड आउट करना है, तो इसको नीचे लिखेंगे, इसको ऊपर लिखेंगे, ठीक है। हाँ, तो अब हम वैल्यू फाइंड आउट करते हैं P ऑफ F की, यानी जो चुनी हुई विद्यार्थी है वो लड़की है, तो लड़की चुनना है, यानी टोटल लड़की कितनी है 430, तो 430 तो होगी अनुकूल परिस्थितियां और 1000 कितनी हो गई कुल परिस्थितियां। तो इसको यहां पे F लिखते हैं, F, और ये हो गया E। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ F की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली, तो कितनी है 0.43। अब 10% इसकी, 430 की 10% लड़कियां किसमें, 11th क्लास में। तो 430 का हमने 10% निकाला है, 0 0 कैंसिल हुआ और ये 0 से 0 कैंसिल हुआ, तो कितना बचा 43। तो 43 लड़कियां किसमें, 11th क्लास में। तो एक चीज हमको मालूम पड़ गई। अब हमको निकालना E इंटरसेक्शन ऑफ F। E इंटरसेक्शन F यानी E और F, यानी चुना हुआ विद्यार्थी लड़की होनी चाहिए और लड़की कौन सी क्लास की होनी चाहिए, 9th क्लास की। तो 9th क्लास में कितनी लड़कियां हैं 43 और टोटल कितने स्टूडेंट हैं 1000। तो इन दोनों के अंदर टोटल जो कॉमन पार्ट आएगा वो कितना आएगा, 43 में 1000 का डिवाइड करेंगे तो 0.043। तो ये आ गया। बस अब फॉर्मूले के अंदर पुट करते हैं। हम वैल्यू क्या फाइंड आउट करनी है, E की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, यानी विद्यार्थी चुना जाए वो 11th क्लास का हो। E जो है वो विद्यार्थी किस क्लास का होना चाहिए, 11th क्लास का। तो ऊपर ये लिखेंगे और नीचे क्या लिखेंगे, F जो कि ज्ञात दिया हुआ है, चुना हुआ विद्यार्थी क्या हो, लड़की। तो इसकी प्रोबेबिलिटी हमने निकाल दी थी, कितनी है 0.43। तो अपॉन में लिखेंगे 0.43 और ऊपर जो वैल्यू है ये वाली आएगी इंटरसेक्शन वाली, डिवाइड करेंगे और आंसर मिलेगा। तो थोड़ा सा अगर इनको अरेंज करना आ गया कि घटनाओं को कैसे अरेंज करते हैं, तो हम से क्वेश्चन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 हमको दे रखा है, एक पासे को 2 बार टॉस किया गया, यानी 2 बार उछाला, तो टोटल स्थितियां कितनी बनेंगी 36, यानी S जो बनेगा वो हमारे पास बनेगा टोटल 36 बार, यानी 1 1 1 2 से लगा के अप टू कहां तक बनेगा ये 6 6 तक। तो टोटल 36 कंडीशन बनती है हमारे पास, पूरी लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब यहां पर 2 हमारे पास स्थितियां यानी कंडीशन दे रखा है। पहली, अंकों का योग क्या आना चाहिए, 6 आना चाहिए। तो इसको मैं लेता हूं E के अंदर, यानी E क्या है, अंकों का योग 6, अंकों का योग, सम ऑफ डिजिट्स, यानी 6 आना चाहिए। ये मैंने E के अंदर लिया। और F के अंदर मैं किसको ले रहा हूं, संख्या 4 एक बार न्यूनतम आने की प्रायिकता। तो 4 आना, 4 न्यूनतम एक बार आना, यानी कम से कम कितनी बार आनी चाहिए, एक बार, ज्यादा से ज्यादा 2 बार भी आ सकती है। तो इन दोनों स्थितियों को मैंने मेंशन कर दिया। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ E और प्रोबेबिलिटी ऑफ F फाइंड आउट करते हैं। तो PE क्या होगी, PE यानी अंकों का योग 6 आना। तो टोटल कंडीशन में 6 आने की स्थितियां कौन कौन सी है उनको लिखते हैं। देखिए सबसे पहली आएगी 1,5, फिर आएगा 5,1, फिर लिखते हैं 4,2 और इधर आएगा 2,4, फिर एक बनेगा 3 और 3 और यहां पर ये एक बारी बनेगा 3 3 5 2 और हो गया। ठीक है, तो टोटल कंडीशन कितनी बनी 1 2 3 4 और 5 कंडीशन। अब इसमें यहां पर प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ, ये तो क्या थी, हमने सिर्फ अभी तक बनाई थी इसको E की सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस बनाने के बाद प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E, ये टोटल स्थितियां कितनी है 1 2 3 4 और 5 और अपॉन के अंदर कुल स्थितियां कितनी होती है 36। हमको मालूम है पासे को 2 बार उछालने पर, तो 5/36। दूसरा, अंकों का योग 6 आने की हमने फाइंड आउट कर ली। अब क्या करना है, 4 आने की प्रायिकता हमको न्यूनतम ज्ञात करनी है। तो ये तो ज्ञात करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि हमको फाइंड आउट क्या करना पड़ेगा PF/E, क्योंकि ये ज्ञात करना है F और E
की प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड आउट कर ली, ये होती है। अब दोनों का इंटरसेक्शन, तो पहले 4 आने की स्थितियां कौन कौन सी है वो देखते हैं, ठीक है। तो F की जो सैंपल स्पेस बनेगी वो सैंपल स्पेस क्या होगा, 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6, ठीक है। एक तो ये कंडीशन बन गई, ये कितनी 6 कंडीशन। अब इनके अलावा 4 आने की और कंडीशन कौन सी होती है, 1 4, यहां पर बनेगा 2 4 3 4 और 4 4 तो एक आ गया इसमें, और 5 4 और 6 4। तो ये 4 आने की टोटल कंडीशन बन गई। टोटल कंडीशन कितनी है, 11 कंडीशन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो टोटल कंडीशन कितनी हो गई, 11। और तो अब इसमें निकालने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि इसमें अपॉन में ई है, यानी अंकों का योग 6, ये हमको दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, तो अपन ने अपॉन में इसको लिख दिया। तो पी एफ की वैल्यू तो फाइंड आउट नहीं करनी होती। अब हम क्या फाइंड आउट करेंगे, पी ई इंटरसेक्शन एफ। तो पी ई इंटरसेक्शन एफ की वैल्यू हम यहां पर इसको फाइंड, ई इंटरसेक्शन विथ एफ, ठीक है। ई और एफ का इंटरसेक्शन, ई क्या है, अंकों का योग 6 ये वाली, और एफ ये, तो इनके अंदर कॉमन पार्ट कौन सा है, देखिए 1,5 इसके अंदर नहीं है, ये भी नहीं पार्ट है, केवल ये पार्ट और ये पार्ट दो ही कॉमन है, इसके अंदर पार्ट दे रखे हैं, यानी 4,2 और 2,4। तो ये दो पार्ट बन गए जो कि कॉमन पार्ट थे, ठीक है ना। तो अब इसकी प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन विथ एफ क्या होगा, टोटल कंडीशन हो गई 2 और अपॉन में ये तो फेवरेबल आउटकम, और टोटल आउटकम कितना हो गया 36, इनको कैंसिल होगा तो 1/18। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ क्या आएगा, 1/18। तो तीनों वैल्यूज आ गई। अब हमको क्वेश्चन के अंदर क्या फाइंड आउट करना है, पी अंकों का योग 6 आने की प्रोबेबिलिटी, ये तो हमको फाइंड आउट पता ही है, ठीक है। एफ को फाइंड आउट करना है, तो पी एफ इंटरसेक्शन विथ ई अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई की वैल्यू हमारे पास क्या थी, ये रही 5/36। तो नीचे तो लिखेंगे 5/36 और ऊपर लिखेंगे कॉमन वाली, यानी 1/18। तो 2 टाइम्स कैंसिल हो गया, तो यहां पर क्या बचा, 1/1 मल्टीप्लाइड बाय 2/5। आंसर हमारा क्या आएगा, 2/5, और यही हमारा फाइनल आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन को एक बार ढंग से वापस देखना, जो क्वेश्चन के अंदर गिवन चीज है उस कंडीशन को कहां लिखना है और जो फाइंड आउट करनी है उसको कैसे अरेंज करना है, उसकी जानकारी हमको होनी चाहिए। तो इस क्वेश्चन को इजीली किया जा सकता है। अब इसके बाद जो इसका अगला क्वेश्चन है वो टिपिकल क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन 1 मार्क के अंदर आएगा नहीं। जो इसका 6 मार्क का क्वेश्चन आएगा वो एक्सरसाइज 16.4 या उसके आसपास वाली एक्सरसाइज में से आएगा, तो उसको करने की आवश्यकता नहीं है। आप अभी एग्जाम के व्यू पॉइंट से जिनको फास्ट रिवीजन करना है वो ये क्वेश्चन करें, तो 1 नंबर का इनमें से क्वेश्चन आ